नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं रोज सुबह 6 बजे यहाँ पर लेकर आता हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लासेस, जहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और जोन जोन से करंट अफेयर एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। उसके अलावा स्टैटिक पार्ट भी थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो आज 11 जुलाई है, देखते हैं 11 जुलाई की क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जोड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर करें जो भी आपकी तैयारी के फेज़ में है, ठीक है। सबको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी। इसके अलावा रोज़ सुबह शाम को मैं एप्टीट्यूड का सेशन भी लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, तो उसके लिए भी मैंने आज से मैं स्टार्ट करूँगा 6 तारीख। आज मतलब शाम को 6 बजे जो आपको क्लास मिलेगी, मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर ग्रुप डी को टारगेट करते हुए वहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और आपका अच्छे से कमांड बन सके, ठीक है। चलो, और ये डेली करंट अफेयर 6 बजे तो है ही। अगर आपको कोई तैयारी में अपनी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बेझिझक इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चाहे वो सिलेबस से रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी टॉपिक से रिगार्डिंग हो, या मोटिवेशन नहीं आ रहा, कुछ भी कोई भी तैयारी के अंदर अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या मुझसे इंस्टाग्राम आईडी मेरी रविपाल209993 है, इस पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप इनमें से भी किसी के साथ जुड़ सकते हैं। आपको सब प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ तैयारी के अंदर हेल्प मिलेगी। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो एबे पास्ड अवे, इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड। अब हम सब ने देखा होगा, हम सब सुन चुके होंगे इस न्यूज़ को, कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे जापान के, शिंजो एबे, जो जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं, उनको जो है उनकी डेथ हो गई है। उनको किसी ने गोली मार दी। वहाँ पर एक यामागामी करके एक बंदा है, यामागामी का नाम है, जिसने इनको गोली मारी है। ये जो है अपना कैंपेनिंग करने गए थे। अभी वहाँ पर जो इलेक्शन है, अपर हाउस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, तो वहाँ पर ये एक नारा नाम की जगह है, नारा, वेस्टर्न जापान के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या करने गए थे, कैंपेनिंग करने का इलेक्शंस। यहाँ पर कैंपेनिंग के दौरान ही इस यामागामी नाम के बंदे को वहाँ पे गोली मार दी, ठीक है। तो हमें बताना कि इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। पद्म विभूषण जो है कौन सा है, वो भारत देता है ना, भारत के 4 होते हैं। तो पद्म विभूषण जो है ये मिला था इनको 2021 के अंदर, याद रखना। 2021 के अंदर इनको ये अवार्ड से नवाजा गया था शिंजो एबे को। अच्छा, अगर शिंजो एबे की बात करें तो इनकी एज जो है अभी 67 थी। और ये लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग कहाँ के, जापान के, ठीक है। कब से कब तक रहे ये, 2012 से लेकर के 2020 तक रहे। कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से इन्होंने 2020 में जो है रिजाइन कर, ठीक है। इसके अलावा ये 2006-2007 के टाइम पे भी थोड़े टाइम के लिए बने थे, लेकिन 2012 में सत्ता में दोबारा से आए और इन्होंने काफ़ी टाइम, 8 साल तक इन्होंने सत्ता में रहे, और फिर इन्होंने हेल्थ की वजह से रिजाइन कर दिया। तो आपको याद रखना है कि शिंजो एबे जापान के पीएम थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और इनको इनकी डेथ हो गई। चलो, who has been appointed as the new MD and CEO of Aviva India Life Insurance। Aviva India Life Insurance के अभी नए MD और CEO बनाए गए हैं। हमें बताना है कि किसको बनाया गया, ठीक है। तो ये है असित रथ को बनाया गया है। पहले जो थे ये पहले CEO थे म्यांमार लाइफ इंश्योरेंस, म्यांमार लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब इनको बना दिया गया है किसका, अवीवा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और इसके पहले कौन थे, यहाँ पर अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पहले कौन थे CEO, वो थे अमित मलिक, ठीक है। प्लीज ये सब याद रखिएगा। और अगर इसके पहले अगर हम, और इसके अलावा अगर हम और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें जो अभी फिलहाल में जल्दी जल्दी में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो वो याद रखनी है आपको, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं, एक थे मनोज सैनी। मनोज सैनी को किसी को याद है, क्या बनाया गया था, इनको बनाया गया था यूपीएससी का चेयरमैन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर, और नीति आयोग का एक और थे, कौन, सुमन के बैरी, ठीक है।
सुमन के बेरी, इनको बनाया गया सीईओ, ठीक है। और इनको क्या बनाया गया, इसका नीति आयोग का वीसी, वाइस चेयरमैन, ठीक है। सीईओ बनाया गया रामेश्वर अय्यर को और सुमन के बेरी को बनाया गया वाइस चेयरमैन। अच्छा, इसके अलावा थे वीजी पठानिया, वीएस पठानिया, वीएस पठानिया, इनको बनाया गया डायरेक्टर जनरल किसका, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, याद आया आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का। अच्छा, आईबी और सीबीआई की बात कर लेते हैं। आईबी और सीबीआई के भी अभी नए डायरेक्टर बनाए गए। सीबीआई के नए डायरेक्टर बनाए गए सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल, याद आया। और आईबी के जो नए डायरेक्टर बनाए गए वो बनाए गए तपन कुमार डेका, तपन कुमार। ये सारे अपॉइंटमेंट्स हम कवर कर चुके हैं, एक बार यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिया तो सारे के सारे हमको और माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Who has been reappointed as the MD and CEO of Manappuram Finance Company? मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी के अभी नए मतलब रीअपॉइंट मतलब दोबारा से बनाए गए हैं एमडी और सीईओ कौन, तो ये बताना है हमें। ये है वीपी नंद कुमार, पहले भी यही थे अब भी यही है, एमडी एंड सीईओ के दोबारा से इनको रीअपॉइंट किया गया। वीपी नंद कुमार को एमडी एंड सीईओ बनाया गया मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी का, ठीक है। मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी जो है एक इंडिया की जो गोल्ड लोन देने वाली कंपनीज है उनके अंदर एक नाम है इसका, ठीक है। वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग गोल्ड लोन एनबीएफसी, एनबीएफसी कह सकते हैं इसको। एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये भारत की एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में से एक है जो गोल्ड लोन लोन प्रोवाइड कर, ठीक है। तो इसके एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है, वीपी नंद कुमार को बनाया गया है, इसको याद रखिए। चलो, अच्छा, अभी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के नए प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है सुरंजन दास, सुरंजन दास, ठीक है, सुरंजन दास। तो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कौन है ये, जादवपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ठीक है। इनको बनाया गया है क्या, प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो मेजर यूनिवर्सिटीज है ना इंडिया की उनकी, ठीक है, उन सबके अंदर जो कोर्सेज है, सिलेबस है, जो भी स्टैंडर्ड्स है या जो फॉरेन में जो कोई कोर्स की जो नॉलेज दी जा रही है उस लेवल की नॉलेज जो है इंडिया के अंदर कोर्सेज के अंदर मिल रही है नहीं मिल रही, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने वाली एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो याद रखना एआईयू एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन कुछ भी बोल सकते हो वो है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अभी वो बनाए गए हैं सुरंजन दास, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक, और समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। चलो, हाउ मच जीएसटी अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है। अभी जुलाई चल रहा है तो जून का जो मंथ का जितना भी जीएसटी अमाउंट आया है कलेक्ट हुआ है उस वो बता दिया गया है कितना कलेक्ट हुआ है। तो अभी तक का सेकंड हाईएस्ट इस साल के अगर हम बात करें तो सेकंड हाईएस्ट इस बार का कलेक्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा कलेक्ट हुआ था अप्रैल के महीने में। अप्रैल में कितना कलेक्ट हुआ था, याद है किसी को, अप्रैल में हमने देखा था 1,167,540 करोड़ रुपये, ठीक है। 1,67,540 करोड़ रुपए अप्रैल के अंदर आया था और इस बार कितना आया है, 1,44,616 करोड़, ठीक है, 1,44,616 ये आया है जून के अंदर। सबसे ज्यादा आया था अप्रैल के अंदर और उसके बाद अब आया है जून के अंदर, ठीक है, जून के अंदर। तो याद रखना है कितना अमाउंट आया है। अच्छा, अगर बाकी सारे मंथ्स के बाद देख लें अप्रोक्स तो जनवरी में आया था 1,40,000 के आसपास, 40,000। फैब में आया था 1,33,000 करोड़, मतलब यहाँ पे भी कुछ अमाउंट होगा, वो मैं इतना प्रिसाइजली मेरे को याद नहीं है। और मार्च में आया था हमारे पास 1,42,000 करोड़, 40,000। और जो अप्रैल में ये हो ही गया, उसके बाद आ गया मई, मई में आया था हमारे पास 1,40,000 करोड़, 1,40,000 करोड़, ठीक है। तो जैन और मई में ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे जो डाटा था पीछे का थोड़ा वो चेंज रहा होगा। और उसके बाद मई के बाद आ गया जून, जून में हमने देखा कि कितना आया, 1,44,666 करोड़ रुपीज़ इस बार का जीएसटी कलेक्शन रहा है, ठीक है। अगर हम इसको पिछले साल के जून 2021 से कंपेयर करें, जून 2021 के अंदर से ये उस टाइम आया था 92 लाख करोड़, 92,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो इस बार कितने की जंप लगा दी इसने, लगभग लगभग 50% से भी ज़्यादा की इसने जंप लगाई।
ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट will soon launch first of its kind in India right to health bill in assembly to provide quality and affordable healthcare services to the patients through government and private healthcare provider। ठीक है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इसको लॉन्च करने वाली है, इसके लिए असेंबली प्रस्ताव रखा जा चुका है। तो भारत का पहला अपनी इस तरह का होने वाला एक राइट टू हेल्थ बिल, मतलब इस तरह की होने वाली पहली भारत की एक स्कीम है जिसके अंदर जो है जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसके अंदर अच्छी से अच्छी क्वालिटी और अफोर्डेबल, ताकि उसको जो गरीब से गरीब कोई है तो वो भी उसको अफोर्ड कर सके अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज को। तो उस चीज़ के लिए इसको बिल को लाया गया राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ बिल तो आपको याद रखना है कौन लेकर आया है इसको, राजस्थान। सिंपल से याद रखना है, राइट टू हेल्थ बिल जो है इसको कौन लेकर आया है, राजस्थान लेकर आया है। किस लिए लेके आया है, ताकि क्वालिटी और अफोर्डेबल, ठीक है, मतलब अच्छी और किफ़ायती, कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके, इस तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके हर किसी को, हर पेशेंट को, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए वो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने क्या बनाया, क्या कौन सा बिल लेकर आई है, और राइट टू हेल्थ बिल लेकर आई है। अच्छा, इसके अलावा एक बात करते हैं कि राजस्थान सरकार की एक स्कीम और है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत भी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, मतलब इसी को अच्छा करने के लिए इसको लाई गई थी ये योजना, ताकि जो हेल्थ सिक्योरिटी है हर किसी को वो दी जा सके। इसके अंदर बेसिकली क्या है, अब 10 लाख रुपए तक का 10 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट जो है सरकार की तरफ से फ्री दिया जाता है हर फैमिली को। ठीक है, 10 लाख तक का ट्रीटमेंट फिर हर फैमिली को सरकार की तरफ से फ्री दिया जाता है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, जो भी इस स्कीम के अंडर है उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस और 10 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि उनको अच्छी से अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो याद रखना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये भी राजस्थान सरकार की ही है। ठीक है, यहाँ पे अशोक गहलोत की सरकार है, अशोक गहलोत, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की सरकार। ठीक है, नेम द महोत्सव दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, तालकटोरा स्टेडियम, न्यू दिल्ली। ठीक है, देखो जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में एक महोत्सव ऑर्गेनाइज किया है। तो उस महोत्सव का नाम बताना है, क्यों ऑर्गेनाइज किया है वो बताना है हमको। ठीक है, देखो इस महोत्सव का नाम है हरियाली महोत्सव, हरियाली महोत्सव। इस महोत्सव को अभी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कहाँ पर, तालकटोरा स्टेडियम, वो कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर हरियाली महोत्सव का जो है ऑर्गेनाइज किया है अभी, किस चीज़ के लिए, ताकि जो इम्पोर्टेंस है ट्रीज की, ठीक है, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक है, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हरियाली महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये बेसिकली किस चीज़ के लिए, ये एक तरीके से पार्ट है किसका, जो हम 75 साल पूरा कर रहे हैं ना इस बार, हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसी का एक पार्ट है। ठीक है, और इस साल हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75 साल होने के उपलक्ष्य में हम सेलिब्रेट करते हैं, कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, याद रखना। तो इस चीज़ के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप इसका नाम सुनते रहते होगे, महोत्सव का नाम सुनते रहते हो, कि इसके तहत कुछ ना कुछ चीज़ें की जा रही हैं इंडिया के अंदर इस टाइम, ताकि हम तो जो हमारा 75वां साल है इंडिपेंडेंस डे का, उसको हम सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो इसके लिए इस हरियाली महोत्सव को सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसके अंदर अवेयरनेस, जो इम्पोर्टेंस क्या है ट्रीज़ की, उसकी अवेयरनेस लोगों को, उस अवेयर किया जाएगा लोगों को। और इसके अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस, जो भी पुलिस इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, ठीक है, उसके अलावा स्टेट के जो स्कूल हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर काम करेंगे इस चीज़ के लिए। और जो ट्रीज़ लगाने हैं या जैसे भी इसको सेलिब्रेट करना है उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, इन मतलब तीनों मिलके, गवर्नमेंट, पुलिस और जो स्टेट स्कूल्स हैं, स्कूल्स के बच्चे वगैरह, ये सब मिलके
इस महोत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। और इसके अंदर अभी जो है मतलब अगर हर स्टेट की बात करें तो लगभग 75, देखो ये चीज़ भी याद रखना कि मतलब 75 हो रहा है। 75 नगर वंश, मतलब कि जो आपके छोटे मोटे जो वंश वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जहाँ पर पेड़ पौधे लगे तो नर्सरी टाइप कह सकते हो आप। 75 नगर वंश, 75 पुलिस स्टेशन, 75 स्कूल्स, मतलब 75 ठीक है, हर चीज 75 ही सिलेक्ट की जा रही है। इनको अभी हर स्टेट के अंदर इस चीज के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, और बस इतना ही है इसके अंदर। याद रखना आपको, हरियाली महोत्सव जो है किसने सेलिब्रेट किया, मतलब किसने ऑर्गेनाइज किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने तालकटोरा के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर। किस चीज़ के लिए, ताकि हम जो 75वां साल अपना इंडिपेंडेंस का मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और इनिशियल फेज के अंदर, मतलब इनिशियल क्या, अभी 75वां साल है तो 75 इन्होंने 75 ही पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट किया है, 75 ही स्कूल्स को सिलेक्ट किया है, 75 ही तुम्हारे जो छोटे मोटे प्लांटेशन साइट्स होती हैं उनको सिलेक्ट किया है। ठीक है, और इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस, स्टेट स्कूल, ये सब मिलके एक साथ इसको महोत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। समझ आया? तो अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल रट लेना है कि हरियाली महोत्सव इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो ये हमने सेलिब्रेट किया है, किस मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज। चलो, मारियाना वियाजोव्स्का, हु बिकेम द सेकंड वुमन टू रिसीव द फील्ड मेडल फॉर मैथमेटिक्स। देखो, ये फील्ड मेडल फॉर मैथमेटिक्स याद रखना, एक तरीके से ये हमारा क्या है, नोबेल प्राइज जो मिलता है ना, तो एक तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर जो नोबेल प्राइज है उसको हम बोलते हैं फील्ड मेडल। फील्ड मेडल, ठीक है, एक तरीके से मैथमेटिक्स का ये नोबेल प्राइज है। तो इसको अभी जीता है मैरियाना व्याजोव्स्का। ठीक है, ये कहाँ की है, यूक्रेनियन महिला है ये, यूक्रेन से बिलोंग करती है। यूक्रेन, इसकी राजधानी क्या है, कीव। पता ही होगा आपको, यूक्रेन तो पिछले 4-5 महीने से जो है न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। तो उस चीज़ के लिए आपको अच्छे से पता होगा, यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है अब तो। ठीक है, यहाँ की जो राजधानी थी कीव, वो भी तबाह हो। तो हमें बताना है कि जो ये है ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये यूक्रेन से बिलोंग करती है, मैंने बता दिया। और ये जो फील्ड मेडल है, ये एक तरीके से मैथमेटिक्स का ही नोबेल प्राइज है। अच्छा, जब ये जो है ना, ये सेकेंड वुमेन है जिन्होंने इस प्राइज को जीता है। आज तक सिर्फ एक ही वुमेन थी। फर्स्ट थी कौन थी, फर्स्ट थी ईरान की थी, इनका नाम है मारियम मीजा खानी। इन्होंने कब जीता था, 2013 में जीता। उसके बाद 2022 में अब दूसरी महिला है ऐसी, मारियाना व्याजोव्स्का, जिन्होंने मैथमेटिक्स का फील्ड मेडल जीता है, जिसको हम नोबेल प्राइज भी बोलते हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, इसके अलावा मतलब मेंस में तो बहुत लोगों ने जीता हुआ है। अच्छा, इन इसके अंदर मतलब इन्होंने क्या ऐसा काम किया, इनका जो मेन काम रहा इस मेडल को जीतने के लिए, वो था डेंसेस्ट पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फेयर्स इन 8 डायमेंशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, पर याद रख सकते हो आप, डेंसेस्ट पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फेयर्स इन 8 डायमेंशन। 8 डायमेंशन की बात हो रही है, देख लो, हम 3 डायमेंशन में बात करते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पे 8 डायमेंशन की भी बात हो रही है। इसके अंदर जो कैश प्राइस वो मिलेगा इनको, वो मिलेगा 15,000 कैनेडियन डॉलर। ये सब तो इम्पोर्टेंट है, बस आपको पता होना चाहिए कि प्राइस जो है ये किसको मिला हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर एक बात करें, अभी हमने एक और प्राइस देखा था, आयुर्वेदा रत्न अवार्ड। याद है किसी को, किसको मिला था, ये मिला था तनुज निसारी, सर तनुजा निसारी, सर तनुजा, इनको इस अवार्ड से सम्मानित। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अभी और अगर हम देखें तो अभी हमने देखा था, तो अभी कल की न्यूज़ है, नोवाक जोकोविच, ये मैंने अभी सेट नहीं किया इसके अंदर, लेकिन कल सेट कर दूंगा। जोकोविक, इन्होंने जो है विंबलडन जीत लिया है ना, अपना विंबलडन, इन्होंने जो अभी विंबलडन चल रहा था, तीसरा ग्रैंड स्लैम इस साल का, वो किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। और अभी हमने इससे रिलेटेड देखा था, इन्होंने 80 मैच, मतलब चारों ग्रैंड स्लैम के अंदर 80 मैच खेलने वाले पहले ये प्लेयर बने थे, टेनिस के प्लेयर बने थे, 80 मैच खेलने वाले अपने चारों, अगर हम ग्रैंड स्लैम को मिलाए। और ये जो विंबलडन इन्होंने जीता है, ये इनका कौन सा 21वां ग्रैंड स्लैम है, 21वां ग्रैंड स्लैम। ठीक है, इनसे ज़्यादा 22 है किसके पास, राफेल नडाल के पास, ठीक है, इनके पास 22 ग्रैंड स्लैम है। उसके बाद 21 ग्रैंड स्लैम किसके पास है, नोवाक जोकोविच के पास है। राफेल नडाल ने जब 21वां जीता था, जनवरी में जीता था, जो होता है ना अमेरिकन अमेरिकन कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था राफेल नडाल ने, तब उन्होंने 21वां ग्रैंड स्लैम जीता था। उसके बाद उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, तो उनका 22वां ग्रैंड स्लैम हो गया। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर है, ये उसके बाद आते हैं, तो याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें, अभी हम इयोन मोर्गन, ये बैटिंग उससे क्रिकेट से रिलेटेड थे, क्रिकेट से इन्होंने क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था इयोन मॉर्गन। चलो, ये इंग्लैंड के प्लेयर है।
Ministry of State Jitendra Singh has launched a test bed for autonomous navigation named Tihan at IIT Hyderabad. What does A stands for in Tihan? देखो ठीक से समझना है इसको। टेस्ट बेड क्या होता है? पहली चीज, टेस्ट बेड होती है कोई ऐसी डिवाइस जिसको यूज किया जाता है किसी मशीन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। कोई भी ऐसी डिवाइस, ध्यान से सुनना, टेस्ट बेड कोई भी ऐसी डिवाइस जिसका यूज किया जाता है किसी मशीनरी को टेस्ट करने के लिए, और मोस्टली जो एयरप्लेन के इंजन है उस चीज को टेस्ट करने के लिए ऐसी डिवाइस यूज की जाती है। चलो अब देखते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च्ड अ टेस्ट बेड फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन नेम तिहान एट आईआईटी हैदराबाद। व्हाट डज ए स्टैंड इन तिहान? 2020 के अंदर तिहान नाम की एक हब जो है वहाँ पे बनाया गया था आईआईटी हैदराबाद, ठीक है। तो तिहान जो था ये क्या था? इसकी फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। इसका आंसर तो आपको यहाँ से मिल ही गया, ए मीन्स हो गया ऑटोनोमस, ठीक है। तो ये तिहान करके एक हब बनाया गया था 2020 के अंदर आईआईटी हैदराबाद के अंदर, जिसके लिए जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने 135 करोड़ रुपए दिए थे, 135 करोड़, और 2 एकड़ तक लैंड जो है इसको दी थी ये बनाने के लिए, ताकि जो ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम है उसके ऊपर रिसर्च की जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। ऑटोनोमस समझते हो? जिसके अंदर मतलब हमारी ऑटोनोमस व्हीकल है उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होता, ऑटोमेटिकली चलते हैं, ठीक है। तो ऑटोनोमस नेविगेशन मतलब कि हमने कुछ नेविगेशन सेट किया और वो बिना ड्राइवर के चल रहा है, उस चीज़ की रिसर्च के लिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। ताकि हम वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड में भी इस चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है, बहुत काम चल रही है, तो हम भी इस चीज़ के अंदर जो है वर्ल्ड लेवल पर मतलब उनको कॉम्पीट कर सके, इस चीज़ के लिए इस हब को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। इस हब को बनाया गया ऑटोनोमस नेविगेशन के लिए तिहान, ठीक है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। तो याद रखना है कि एक तरीके से अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और मतलब एरियल भी और टेरेस्ट्रियल भी, ठीक है। टेरेस्ट्रियल जो पानी के अंदर चलते हैं और एरियल जो हवा के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो यूएवी बोल सकते हैं इसको। यूएवी होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसके अंदर कोई आदमी नहीं होता और हवा में उड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल भी होता है और रिमोट कंट्रोल व्हीकल भी आप इसको बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से एक अच्छा स्टेप है जो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब की हम बातें करते हैं, तो इन सब चीज़ों की तरफ एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करा है, टेस्ट बेड लॉन्च किया, ठीक है, लॉन्च किया टेस्ट बेड, समझे ना। अब इस चीज़ को ऑटोनोमस नेविगेशन जो मैंने बात की, ऑटोनोमस नेविगेशन, इस चीज़ को अच्छे से टेस्ट करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई, ठीक है। उस डिवाइस की मदद से हम अच्छे से इस चीज़ के ऊपर कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सब हम टेस्ट कर सकते हैं। मैंने बताया ना टेस्ट बेड क्या चीज़ है। टेस्ट बेड एक ऐसी डिवाइस है कुछ भी जिससे हम किसी मशीनरी को चेक करते हैं, ठीक है, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं। तो ऑटोनोमस नेविगेशन की अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए एक टेस्ट बेड बनाया गया है, लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। तो अगर तिहान की बात करें तो तिहान एक इनोवेशन हब है जो ऑटोनोमस नेविगेशन के ऊपर काम करता है। मतलब नेविगेशन समझते हो ना, कि आप कहीं जाते हो तो आप मैप लगाते हो, नेविगेशन होता हो, ठीक है। तो अगर हम बिना ड्राइवर की गाड़ी चला रहे हो तो हमें बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से उसे कौन कौन से रास्ते पे जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली नेविगेट करते हुए जाएगी उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करने के लिए, क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर है, ठीक है। ऑटोनोमस गाड़ी जो है वो बहुत चला करेंगी रोडों के ऊपर, ठीक है। चलो, आई होप ये वाला अच्छे से समझ आया होगा, और ध्यान क्या है, टेस्ट बेड क्या है, ये चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर नहीं समझ आया है तो आप एक बार दोबारा से पीछे करके देख लेना, और या फिर मुझे कमेंट करके बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो, स्विच, इसका जो आंसर है वो है स्विच। देखो मतलब एकदम से मेरे मुंह से क्यों निकला, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। एकदम से देखते ही मेरा निकल गया स्विच, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा ना तो काफ़ी अच्छा लगा। देखो, ये एडलविस जनरल इंश्योरेंस ने एक लॉन्च किया है डिजिटल मोबाइल टेलेमेटिक्स बेस्ड मोटर पॉलिसी, एक पॉलिसी या फिर इंश्योरेंस कह सकते हो आप, इंश्योरेंस ये इन्होंने लॉन्च किया है टू एनकरेज पीपल टू ड्राइव बेटर एंड सेफ। देखो, एडलविस जनरल इंश्योरेंस ने एक पॉलिसी या इंश्योरेंस लॉन्च किया है जिससे जो है लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव, मतलब जो अपनी गाड़ी चला रहे हैं वो सेफ तरीके से चलाए और अच्छे तरीके से बेटर वे में चलाए, ठीक है। देखो स्विच क्या है, मैंने बताया ना, एक इंश्योरेंस है ये एक तरीके से, और ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उससे उसके अंडर ही है, ठीक है। तो इसके तहत क्या होगा, ये पूरी तरह से डिजिटल है, और इसके अंदर क्या है कि ये आपकी जो गाड़ी की मोशन है उसको डिटेक्ट करेगा,
तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस जो है चालू होगा। हर टाइम चालू नहीं रहेगा वो, जब आपकी गाड़ी चल रही होगी ना, जब आपकी गाड़ी मोशन में होगी, उसी टाइम पर ये आपका एक्टिवेट होगा इंश्योरेंस, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी मॉनिटर करेगा कि आप कितनी उसको सेफली चला रहे हो, ठीक है, उसको कितना कन्वीनियंटली चला रहे हो। तो अगर आप उसको ज़्यादा अच्छे से चला रहे हो तो आपको उसके लिए मतलब रिवॉर्ड पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो इससे कस्टमर को जो है काफ़ी कन्वीनियंट रहेगी ये चीज़, और हैसल फ्री रहेगी। तो जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेने के लिए अगर आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत खराब, मतलब कहीं से टूटी फूटी होती है, तो आप उसको और ज़्यादा तोड़ करके ले जाते हो कि सर एक्सीडेंट हो गया, इसका क्लेम दे दो, ठीक है। वो सब चीज़ें नहीं होंगी। अब इसके अंदर आपका इंश्योरेंस तभी एक्टिवेट होगा जब आप उस गाड़ी को चला रहे होगे, जब गाड़ी मोशन के अंदर, तो वो सब चीज़ें उनको अपने आप पता चल जाएंगी। इस तरह का ये इंश्योरेंस प्लान है। और इसके अंदर जो इसका प्रीमियम दोगे ना आप, इसका कोई प्रीमियम फिक्स नहीं है, इसका प्रीमियम डिसाइड होगा, ठीक है। कैसे डिसाइड होगा कि आप कितने अच्छे से गाड़ी चला रहे हो। तो एक तरीके से यूनिक है बिल्कुल। आप इसके अंदर अपनी मनी को बचा सकते हो अगर आप अच्छा ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अच्छे से ड्राइव कर रहे हो तो आप अपनी मनी को बचा सकते हो। ये सिर्फ क्वांटिटी को मेजर नहीं करेगा कि कितना आप चले, ये इसके अलावा क्वालिटी को भी मेजर करेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये प्रीमियम को कैलकुलेट करके देगा कि आपको इतना प्रीमियम भरना है। अगर आप बहुत बेकार गाड़ी, मतलब सही से गाड़ी नहीं चला रहे हो, सेफली नहीं चला रहे हो, बेटर नहीं चला रहे हो, बहुत रैशली गाड़ी चला रहे हो अपनी, तो आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हो, बेटर वे में, एक सेफर वे में, आपको सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, तो आपका प्रीमियम कम होगा, आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। ड्राइविंग स्कोर, एक ड्राइविंग स्कोर दिया जाएगा आपको, ठीक है। वो सब किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो गाड़ी की, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग कर रहे हो, और अगर किस तरह से चला रहे हो। अगर आप नशे में गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी ठीक से स्मूथली नहीं चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। ये सारी चीज़ें मॉनिटर करेगा इंश्योरेंस, और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम कैलकुलेट करके देगा। अगर आप अच्छी गाड़ी चला रहे हो तो आपको इंसेंटिवाइज करेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो जितना आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग उतना ही पे करोगे। तो इस तरीके से स्कीम जो है, हाउ मच यू ड्राइव एंड हाउ वेल यू ड्राइव, इसके अकॉर्डिंग को पे करना। तो काफी अच्छी स्कीम लगी ना, बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है। चलो, तो आपको रट जानी चाहिए यहीं पर, स्विच स्विच स्विच, ठीक है। इसको एडल्विस जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है, और किस चीज के लिए लॉन्च किया है, ताकि लोग इस तरफ ज्यादा एनकरेज हो कि हमको बेटर वे में और सेफ वे में गाड़ी को ड्राइव करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द कॉम्प्रिहेंसिव साइबर इंश्योरेंस प्लान लॉन्च्ड बाय द एसबीआई जनरल। देखो ये भी अच्छा प्लान है, ये भी एक इंश्योरेंस प्लान है जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है, ताकि जो आपके जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, साइबर रिस्क, साइबर अटैक, मतलब जो आपने देखा होगा ना, कई बार किसी को अगर आपने ओटीपी बता दिया या कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपके जो अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ये सब चीजें किसके अंदर आती है, साइबर रिस्क से अंदर आती है। मतलब जो भी आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से जो भी आपको नुकसान हो रहा है, वो सारा का सारा साइबर रिस्क या साइबर अटैक्स के अंदर आता है। वो किसी भी तरह का हो सकता है। अगर सोशल मीडिया पे आपको कोई बुल कर रहा है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आपके लिए क्रिएट कर रहा है, ट्रोलिंग कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है सोशल मीडिया पे, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। आपके किसी अकाउंट को अनऑथराइज ने उसको एक्सेस कर लिया है, अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो गई, ये सारी चीज़ें की सारी इसमें आती हैं, साइबर रिस्क और अटैक्स के अंदर आती हैं। तो अभी एसबीआई ने इस चीज़ के लिए एक इंश्योरेंस लॉन्च किया जिसका नाम है साइबर वॉल्ट एज। साइबर वॉल्ट एज, ठीक है। ये प्रोवाइड करेगा आपको प्रोटेक्शन, आपकी जो भी फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं साइबर अटैक्स की वजह से, उन उन पैसों के लिए ये आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर, इस इंश्योरेंस के अंदर ये कवर करेंगे, मतलब जो जो भी अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, या आपकी कोई भी रेपुटेशन खराब हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू, जिसके अंदर ट्रोलिंग आ गया, बुलिंग आ गया, स्टॉकिंग आ गया, या आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ थेफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी का यूज करके कुछ थेफ्ट हो रहे हैं, वो सारी चीजें इस इंश्योरेंस प्लान के अंदर कवर की जाएंगी। तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम इस चीज की बात करें ना, साइबर सिक्योरिटी की, तो इसके तहत अगर हम देखें 2018 में 2 लाख के आसपास केसेस थे साइबर सिक्योरिटी से जो अफेक्ट हुए थे लोग। और वही अगर हम 2021 की बात करें, सिर्फ 3 सालों के गैप के अंदर यही जो आंकड़ा है वो 14 लाख तक हो, ठीक है। मतलब 2021 के अंदर 14 लाख लोग जो है जिन इनके साथ फ्रॉड हुआ है, या किसी भी तरह से वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अफेक्ट हुए, ठीक है। तो काफ़ी तेजी से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और अगर हम एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो एटीएम, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड जो हुए हैं, एटीएम हो गया, या डेबिट कार्ड हो गया आपका, या ऑनलाइन नेट बैंकिंग ले लो, नेट बैंकिंग, इनके अंदर जो फ्रॉड हुए हैं 2020-21 के अंदर, 2020-21 के अंदर ये हुए 63.4 करोड़ रुपए के, ठीक है, 63.4 करोड़ रुपए के लॉसेस हुए हैं, ठीक है, बैंक्स को, इनकी वजह, इन फ्रॉड्स की वजह से। तो याद रखना है कि साइबर वॉल्ट एज जो है
ये किसने, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ये इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है ताकि वो फाइनेंशियल लॉसेस जो होने वाले हैं साइबर रिस्क और अटैक से, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके कस्टमर्स। तो अच्छी है ये भी, इसकी पहले वाली भी अच्छी थी स्विच, ठीक है, तो याद रखना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीसी इज सेट टू होस्ट इंडिया फर्स्ट एंड लार्जेस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और आप अगर दिल्ली के अंदर रह रहे हो ना तो आपको ये अपना आप ही पता चल जाएगा, इसको नहीं भी याद करोगे ना तो आप देखोगे हर जगह इसके बोर्ड लगे हुए हैं, मेट्रो स्टेशन पे बोर्ड लगे हुए हैं, बाकी आप कहीं पर भी पार्किंग वगैरह में देखोगे कई जगह पे इसके बोर्ड लगे हुए हैं कि जो दिल्ली जो है ना वो इंडिया का पहला और सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने वाला है, होस्ट करने वाला है 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2023 अगले साल, ठीक है। तो कौन कर रहा है इसको, दिल्ली कर रहा है सबसे बड़ा। और इसको का नाम अनाउंस किसने किया, जो सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने इस चीज़ को अनाउंस करके बताया है। उससे क्या होगा, जो सिटी की जो इकोनॉमी है ना उसको एक बूस्ट मिलेगा, ट्रस्ट मिलेगा, ठीक है। और जो बिजनेसमैन है ना इंडिया मतलब भारत के अंदर, उनको अपना बिजनेस ग्रो करने में भी इससे हेल्प, ठीक है, याद रहेगा अच्छे से। तो ये तो अपना आप याद हो ही जाएगी आपको उसको पढ़, क्योंकि न्यूज़ में रहेगी काफ़ी ज़्यादा, अगले साल होने वाले हैं तो अभी तो एक साल है, तो पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखना इसको। और आज की इंपॉर्टेंट काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। और अगर आपको कोई और परेशानी आती है फिर भी, तो आप मुझको बेझिझक मेरे नंबर पे जो मैंने आपको दिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप मुझको इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मेरे साथ इस आईडी पे जुड़ सकते हैं, मेरे को मैसेज कर, ठीक है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो, एग्जाम्स अब जो है बहुत सारे एग्जाम्स, HSL 2022 के CGL के अलावा रेलवे, और जी ने भी कहा है कि अगले 1.5 साल के अंदर वो 10 लाख नौकरियां लाएंगे, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली हैं। बस एक अच्छी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, एक मैनेज्ड वे में, एक बेटर वे में, एक प्लान्ड वे में अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। जिस भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल जी जान से लग जाइए। अगर इस 1.5 साल के अंदर अगर इतनी नौकरीज आती हैं सही, और अगर आप नहीं नौकरी ले पाए, तो फिर आप समझ जाओ कि आपके लिए नौकरी लेना बहुत मुश्किल है, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल इसके अंदर लग जाओ, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं उन सबको अच्छे से मैनेज वे में, एक तरीके से बैलेंस वे में पढ़ो, ठीक है। और करंट अफेयर तो ऐसी चीज़ है जो आपको रोज़ पढ़नी है, ये आप वो नहीं कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या 1 महीने 2 महीने पहले पढ़ के आप अच्छे से कर लोगे। करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको कंसिस्टेंसी बनानी है, रोज़ पढ़ना है और रिवाइज करना है, ठीक है। और करंट अफेयर को इस तरह से पढ़ा करो कि उसके साथ आप स्टैटिक डाटा को भी लिंक करके चल सको, ताकि वो भी आपको साथ के साथ याद होता रहे, ठीक है। तो ये तो हो गई जीएस की बात, जीके की बात, करंट अफेयर्स की बात, ठीक है। इसके अलावा मैं एप्टीट्यूड का सेशन भी लेता हूँ शाम को 6 बजे, 6 PM। तो अगर आप एप्टीट्यूड की वीडियोस देखते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अभी रेलवे को टारगेट करते हुए मैं जो रेलवे में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन हर, ज़्यादा ही बल्कि 35-40 क्वेश्चन तक मैं हर टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करा करूँगा, आज से स्टार्ट करूँगा शाम, ठीक है। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ्स की तैयारी तो एक तरीके से बहुत अच्छी हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग तो प्रैक्टिस से होती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। और बाकी जीएस जीके आप करंट अफेयर देखते हो तो उससे भी थोड़ी कमांड बनेगी, लेकिन करंट अफेयर जो है रेलवे कम से कम थोड़ा पुराना पूछेगा, वो 7-8 महीने का, आप उसके लिए अलग से तैयार रहना, अभी के करंट अफेयर तो काम नहीं है। लेकिन एप्टीट्यूड में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप आराम से 25 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे, आराम से 30+ क्वेश्चन बना के ले जाएंगे सिर्फ वीडियो देखने से मेरी। और बाकी अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो 35 में से 35 भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है रेलवे ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल सुबह। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो नीचे रेड बटन है राइट साइड में, उस बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब कर दो, उसको रेड से लेके ग्रे बना दो, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है मिल जाए, आपसे कुछ भी मिस ना हो। तो इसी के साथ मिलते हैं कल सुबह की 6 शाम को मैथ्स की क्लास में भी मिलेंगे 6 बजे, उसके बाद मिलेंगे कल सुबह 6 बजे की क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।